नोडो एक ऐसा नर्ड है जिसे अपने आप को भी समझने में मुश्किल होती है। वो हर काम में अपने आप को बेकार समझता है और लड़कियों को भी देखते वक्त इतना घबरा जाता है कि वो उनसे आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता है जब तक कि एक छोटी सी लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आती। ये सब तब शुरू होता है जब नोडो अपनी यूजुअल बोरिंग एक्टिविटी के लिए लाइब्रेरी में आता है, लेकिन इस बार वहाँ पर कुछ और लड़कियां भी होती है जो कि उससे ज्यादा एनॉय कर रही होती है। सब लड़कियां मिलकर उसका मजाक उड़ा रही होती है क्योंकि उस वक्त वो घबरा कर उनके पास से भी नहीं गुजर पाता। एक दिन जब वो अपने स्केचेस गिरा देता है तो एक लड़की उन्हें उठाकर सभी को दिखा देती है और बता देती है कि वो एक मांगा के प्लॉट को ड्रॉ कर रहा है। टाई नाम की लड़की जो कि पहले से ही उसका मजाक उड़ा रही थी उससे मिलती है और उसका नाम साय रख देती है। फिर उसके मांगा प्लॉट को देखकर उसका मजाक बनाती है, कह कर कि वो सिर्फ अपने खुद के लिए अपनी स्टोरी लिख रहा है, कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। टाई उससे एक चैलेंज देती है, तेरे मांगा में जो भी सीन है तो उन्हें रिएक्ट करके दिखा। नोडो को ये चैलेंज बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन जब वो ट्राई करता है तो वो फेल हो जाता है। टाई उसको रोस्ट करते हुए उसको बहुत ही रुला देती है। नोडो बिल्कुल बहल गया होता है, लेकिन ये बात उसकी जिंदगी को समझने का एक नया रास्ता दिखा देती है। अगले दिन टाई नोडो को दोबारा मिलती है और इस बार उसकी रुमाल को वापस करती है जो कि नोडो ने वॉश करके रखी थी। टाई थोड़ी सी ब्लश करती है और नोडो को टीज करती है, अब तुम दोनों अकेले हो, ये प्लॉट डेवलपमेंट है। नोडो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उससे समझ नहीं पाता कि किस तरह से टाई उससे बिहेव कर रही है। टाई फिर नोडो से कह देती है कि वो उसके लिए मॉडल बनने के लिए रेडी है। उसके बाद वो अपने शर्ट का बटन खोलती है ताकि नोडो अच्छे से स्केच कर सके। नोडो पूरी तरीके से शर्मिंदा होता है और उससे बोलता है कि नॉर्मल रहना, लेकिन जब वो ड्राइंग को स्टार्ट करता है तो वो टाई को ही देख रहा होता है और कुछ भी कैनवास पर नहीं बना पाता। टाई ये देखकर डिसाइड करती है कि अगर नोडो काम करके दिखाएगा तो उसको रिवॉर्ड भी देगी। नोडो पूरा दिन मेहनत करता है और एक अच्छा सा स्केच बनाता है। टाई भी उसकी कला को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। टाई अपनी प्रॉमिस के मुताबिक उसको रिवॉर्ड देती है और कहती है कि अब तुम्हें आंखें बंद करनी है। नोडो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे लगा कि शायद से ये किस हनी वाला है, लेकिन जब दोनों के चेहरे एक दूसरे के पास आते हैं तो अचानक उसके नाक पर एक छोटा सा टैप कर देती है और हंस पड़ती है। नोडो फिर से उसके मजाक का शिकार हो जाता है। टाई उससे कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, तुम्हें लगता है कि बस इस स्केच के लिए तुम्हें किस मिलेगा। नोडो को थोड़ा और बंद करते हुए टाई उससे कह देती है वो तो अपने ड्राइंग में उसके थिंग्स का एरिया भी नहीं दिखाता, बस इसलिए वो फिर से रोने लगता है। नोडो की जिंदगी में कुछ अजीब चल रहा था जब टाई उसके बार बार पीछे पड़ जाती है। पहली बार जब उससे डेट पर चलने के लिए कहती है, नोडो को लगता है कि वो सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही है। वो उसको ये भी कह देता है कि वो बस उसे खुद एंटरटेन करने के चक्कर में है। इसके बाद टाई उसे एक कैनल में डाल देती है जहाँ नोडो काफी मुश्किल से निकलता है। उसके पुराने कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन वो इतना भी गुस्सा नहीं होता और वो कह देता है कि कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं था। टाई फिर उससे पूछती है क्या वो कभी गुस्सा होता है, क्योंकि वो जानती है कि उसने उसे बहुत ज्यादा बुली किया। लेकिन नोडो को इतना गुस्सा नहीं आता और वो अपने दुश्मनों को बस जाने देता है। जब वो उससे बात करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। वो टाई से कहता है कि उसकी बुलिंग को गुस्सा न होने के बावजूद पसंद करता है। वो सोचकर कहता है कि मुझे पता है कि मुझे बुली किया जा रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद नोडो उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है, क्योंकि उसने अभी तक उसका नाम भी नहीं जाना। टाई उसे अपना नाम बता देती है, लेकिन थोड़ा प्लेफुल टोन में कहती है मुझे नागाटोरा बुलाओ, ये नाम तुम्हें मेरे लिए लिखना होगा। नोडो ये सोचकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो मान जाता है। अगले दिन नोडो फाइनली अपने आर्ट रूम में अकेला होता है और उसे अपना हेंटाई एनिमे पढ़ने का इंतजार होता है जो उसने विश से ऑर्डर किया था। लेकिन जैसे ही वो मांगा पढ़ने की कोशिश करता है, टाई वहाँ पर आ जाती है और उसके प्लान को तोड़ देती है। नोडो तुरंत मांगा को अपने पीछे छुपा लेता है, लेकिन टाई को ये सब पता चल जाता है क्योंकि उसके पास अपनी क्रिप डिटेक्टर होती है। टाई उससे कहती है कि मुझे भी दिखाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ये मांगा पढ़ना चाहती हूँ, और फिर वो उसका मांगा ले लेती है। टाई नोडो को थोड़ा टीज करती है और कहती है तुम सोच रहे हो कि मुझे ये सब दिखाकर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर लूंगी। फिर वो मांगा को खोलती है और एक बड़ा सा हैनी में होकर देखकर नोडो को रोस्ट करती हुई कहती है कि ये किस प्लॉट में फिट आता है, तुम्हारे जैसे किसी के ऐसे फैंटेटिस होना बहुत ही फनी है। लेकिन नोडो अपने डिफेंस में कह देता है कि वो बस स्टोरी को पढ़ना चाहता है क्योंकि वो एक वैम्पायर लव स्टोरी है। टाई जो पहले थोड़ी इरिटेट हो गई थी, जब मांगा को पढ़कर देखती है तो वो काफी इंटरेस्ट हो जाती है। वो मांगा के जंप स्केयर्स को थोड़ा देखकर डर जाती है, लेकिन वो पैनल को देखकर नोडो से कह देती है कि ये जो वैम्पायर है तुमसे मिलता है, जो अपनी जिंदगी में हमेशा थोड़ा उदास रहता है। फिर वो उसे कह देती कि वैम्पायर्स कभी भी वर्जिन ब्लड नहीं पीते, इसलिए वो सेफ है। नोडो को ये सब बहुत ही ज्यादा लगने लगता है और वो टाई से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वर्जिन हूँ। टाई थोड़ा शरारती हो जाती है और वो कह देती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा काम कर सकती हूँ। फिर वो नोडो के गले को देखकर अपने दांत दिखाते हुए उससे कहती है कि मैं बस एक छोटी सी काटने के लिए जा रहा हूँ, ये कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। टाई धीरे धीरे नोडो के करीब आती है और वो फिर उससे कहती है कि अब तुम मेरे शिकार हो और मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसे चूस लूंगी। नोडो काफी नर्वस होता है, लेकिन बस वो सोचता है कि अब कुछ हो सकता है। नोडो की लाइफ में फिर से कुछ अजीब हो रहा होता है। टाई एक दिन उससे पूछती है कि अगर कोई हमें देख ले तो क्या होगा, लेकिन नोडो को कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि टाई अपनी हैरेस करने वाली बातों में लग जाती है और नोडो के गले को अपने हाथ से थोड़ा स्ट्रोक करती है जैसे कोई रोडो। नोडो काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन वो उससे अपने करीब आती है और एक बड़ा बाइट लेने के लिए रेडी हो जाती है। पर जब उसके और करीब जाती है, नोडो को अपनी ब्रीथ स्मेल याद आती है जो कि बिल्कुल ही डेड रैट जैसी होती है। लेकिन टाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसे और ज्यादा रब करती है। नोडो अभी भी काफी शॉक्ड होता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता। उस दिन के बाद टाई नोडो के घर के रास्ते में उसके साथ चलती है और पूछती है क्या ये तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है। नोडो का फेस बहुत ही लाल
हो जाता है, स्पेशली क्योंकि ये उसका पहला टाइम होता है जब एक औरत उसे इस तरीके से टच करती है। टाई उससे पूछती है क्या तुम और चाहते हो, इस बार प्रॉपर तरीके से, ये तुम्हारे लिए स्पेशल हो सकता है। नोडो काफी एम्बेरस्ड हो जाता है और टाई उसे टीस करते हुए उससे छुड़ा देती है बिना उसे कुछ और होने देने के। उस रात को नोडो हेंटाई पढ़ते हुए इमेजिन करता है कि टाई उसको पूरा प्लॉट डेवलपमेंट दे रही थी, जिसे वो थोड़ा ट्विक कर लेता है। अगले दिन टाई फिर उसे एनॉय करते हुए आती है, लेकिन इस बार वो एक गेम खेलने की बात करती है, मेलन गेसिंग गेम। इस गेम के रूल काफी सिंपल होते हैं। नोडो को बस ये गैस करना होता है कि मेलन के अंदर सीट्स कहाँ हैं। टाई का कहना है कि जो जीतेगा उसे टिकट मिलेगा, जिसे वो टाई को कुछ भी करने के लिए कह सकता है, जैसे वो उसे स्विम वेयर पहनने के लिए कह सकता है या फिर कपड़े उतारने के लिए भी कह सकता है। नोडो सोचता है कि वो ये गेम खेलेगा ताकि उसे अनोय होने से रोक सके और फिर गेम शुरू होता है। टाई पहले टारगेट पर डबल बुलसआई मार देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मिस कर देती है। नोडो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो उसे रब करते हुए अपना गेम कंटिन्यू करते हैं जैसे कि वो एक रूम्बा हो। नोडो बस थोड़ा डर जाता है और वो कहता है कि वो गिव अप कर रहा है, लेकिन टाई कह देती है कि अब बस उसकी बारी। नोडो अपने टारगेट्स पर फोकस करते हुए टाई के करीब आ जाता है। जैसे ही उसे टच करने वाला होता है, टाई उसे पुश कर देती है और कह देती है टाइम्स अप, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। नोडो को मैसिव एल मिलता है और वो अपने मांगा पे काम करते हुए एक रेस्टोरेंट में बैठ जाता है, लेकिन तब टाई और उसके फ्रेंड्स कुछ लड़कों के साथ रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। ये एक डबल डेट होता है और नोडो उनके कन्वर्सेशन सुनने की कोशिश करता है। लड़के वैसे ही बंद और कुछ रैंडम बातें कर रहे होते हैं, लेकिन टाई इन सब बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। आजकल नोडो के लिए कुछ न कुछ अजीब हो रहा होता है। टाई एक लड़के को अपना म्यूजिक सुनाने के लिए कह देती है, जिसे वो समझ रहा होता है कि अब वो ट्रेस होने वाला है। नोडो चुपके से देख रहा होता है, बस ये देखने के लिए कि वो लड़का कितना घटिया सुनने जा रहा है, लेकिन टाई उसे कुछ भी नहीं करती, बस सीधा उसे कह देती कि उसे म्यूजिक बनाना बंद कर देना चाहिए। दूसरा लड़का इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर ले लेता है कि उसे घर जाने के लिए बाथरूम के 2 चक्कर और 2 बार जाना पड़ता है। नोडो ये सोचता है क्या वो ही एकमात्र बंदा है जो कि बुलिंग का शिकार हो रहा है, क्योंकि जो लड़के पहले थे उन्हें मेंटल तौर पर पूरा तोड़ दिया गया था। फिर अचानक टाई उसके पीछे आ जाती है और उसके साथ चलने लगती है और वैसे ही बुलिंग शुरू हो जाती है। अगले दिन टाई आर्ट रूम में फिर से आती है और वो उससे पूछती है क्या उसे मॉडल बनाने के लिए कहना चाहेगा, लेकिन नोडो मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ चीजें ड्रॉ करना चाहता है, रियल लोगों को नहीं। इसके बाद टाई अपने कपड़े को उतार देती है और उसे कुछ ऐसा दिखाती है जो कि नोडो ने कभी देखा ही नहीं था, ऐसे स्कूल स्विमिंग सूट। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं, बारिश शुरू हो जाती है और दोनों को एक छाते के नीचे भीगना पड़ता है। वो दोनों अपने कपड़े सुखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश और तेज हो जाती है। टाई उसे अपने घर चलने के लिए कह देती है ताकि वो अपने कपड़े वहाँ सुखाए। नोडो को लगता है कि टाई के घर जाकर उसको उसके परिवार से रोस्ट होना पड़ेगा, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है। टाई उसे अपने भाई के कपड़े देने का ऑफर करती है और उसे एक टॉवल भी देती है ताकि वो अपना पानी सारा सुखा पाए। नोडो थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये वही टॉवल होगा जो कि टाई ने अपनी बॉडी के हर कोने को सुखाने के लिए यूज किया होगा। फिर वो सोचता है कि ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जानती है कि मैं इस टॉवल को क्रैक एडिक्ट की तरह स्टफ कर दूंगा। जब नोडो अपने आप को सुखाता है तो टाई उसके लिए चाय बना देती है और फिर उसे टीज करने लगती है। वो कह देती है कि तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे हो, ये तुम्हारा पहला दफा है ना किसी लड़की के रूम में। नोडो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और बस जवाब देता है हम बस पढ़ाई करते हैं, लेकिन टाई उसे पकड़ लेती है क्योंकि उनके एग्जाम्स भी नहीं है। फिर वो अपने हाथ को नोडो के हाथ पर रख देती है और कह देती है कि हम दोनों क्रेजी तरीके से स्मैश करेंगे, और वो बता देती है कि उसके भाई का ये गेम है और वो इस गेम में काफी एक्सपर्ट है। दोनों अपने ईगो के साथ उस चैलेंज को करते हैं, लेकिन वो गेम में टाई को ट्रस्ट करने लगता है। टाई गुस्सा हो जाती है और नोडो को थोड़ा एनॉय भी करती है, लेकिन नोडो समझ जाता है कि आज वो अपनी पूरी बदला लेने वाला है और अगला राउंड जीतने के लिए वो उसे इजीली फिर से हरा देता है। जैसे ही वो जीतने वाला होता है, टाई अचानक से उसके कान में कुछ बोलती है और नोडो का फोकस टूट जाता है और वो उस गेम को हार जाता है। वो दोनों पूरे टाइम गेम खेलते और जब बारिश रुकती है नोडो उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन टाई कह देती है आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन नोडो को कैफेटेरिया में बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज्यादातर सीट्स फिल्ड हो चुकी होती है। बस टाई और उसके फ्रेंड्स के पास ही एक जगह बची होती है। टाई उसे अपने टेबल पर बुलाती है, लेकिन ये नोडो के लिए एकदम नाइटमेयर जैसा होता है। ये वही लड़की है जो कि कुछ दिन पहले उसकी ड्राइंग्स का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन छूने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो चुपचाप बैठ जाता है। फिर टाई एक और लेवल पर चली जाती है। वो प्रिटेंड करती है कि दोनों एक कपल है। टाई की फ्रेंड्स मजाक करने लगती है तो क्या इसने ऑलरेडी तुम्हारा डोमेन एक्सपेंड कर दिया। नोडो एकदम हवा में देखने लगते जैसे कोई एनिमे प्रोटैगनिस्ट हो। फिर एक लड़की कहने लगती अरे ये तो हेवनली रिस्ट्रिक्शन जैसा है, और सबको समझ में आता है बेचारा अभी तक वर्जिन है। अब टाई इतनी पोसेसिव लग रही होती कि लड़कियां मजाक करने लगती है कि नोडो को रिवर्स कोनोलाइज्ड कर दिया गया है, लेकिन बुलिंग का लेवल बढ़ता जा रहा होता है। माकी उससे बोलती है कि वो एक इंसान भी नहीं है, सिर्फ एक कीड़ा है, लेकिन ये सुनकर टाई कुछ अनएक्सपेक्टेड करती है और उसको डिफेंस कर लेती है। वो माकी को बोलती है कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नोडो को थोड़ा शौक होता है, लेकिन वो भी हिम्मत करके कैफेटेरिया में सभी को बोलने लगता है कि मैं टाई का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। बस बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसको लंच खत्म करना है। उसकी टाइमिंग इतनी बेकार होती है कि कैफेटेरिया के सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। कुछ देर के बाद टाई उससे पूछती है कि वो फाइट बैक क्यों नहीं करता। उसके कहने पर वो एक रोल प्ले को शुरू करते हैं जिसमें नोडो को टाई को थप्पड़ मारना होता है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो बस पैथेटिक तरीके से रोने लगता है। टाई उसे और भी ज्यादा बुली करने लगते हैं, लेकिन फिर एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। नोडो एक्चुअली उसे जोर से थप्पड़ मार देता है, लेकिन गलत जगह। कुछ दिन के बाद नोडो अपने लंच का मजा ले रहा होता है जब माकी
माकी और योशी उसकी शांति को बर्बाद करने के लिए आ जाती है। पहले उसको लगता है कि टाई आई है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि ये उसकी लाइफ की सबसे बुरी चीज हो सकती है। अब ये दोनों उसका सीक्रेट हाइड आउट भी ढूंढ चुकी होती है। माकी का एक नया टॉपिक लेकर आती है, मेलन्स, और फिर उससे पूछती है तुमने अपने लाइफ में कभी रियल मेलन्स को टच किया है? नोडो के दिमाग में एकदम अलर्ट मोड चालू हो जाता है। इसके बाद स्कूल में रूमर फैल जाता है कि वो एक क्लोज माइंडेड कल्चर्ड इंसान है, जो कि बेसिकली वर्जिन होने का फैंसी नाम है। माकी एक और स्टेप आगे बढ़ जाती है और उससे पूछती है क्या उसके स्पेरिकल्स पिलो को फील करना चाहेगा। ये सुनकर नोडो हिप्नोटाइज जैसा हो जाता है, जैसे कोई कॉल ऑफ ड्यूटी का कैरेक्टर हो जो एलेक्स मेसन वाले ब्रेन वॉशिंग सीन में फास्ट फॉरवर्ड हो रहा हो। लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाने लगता है उसके इंस्टिंक्ट्स एक्टिव हो जाते हैं और वो सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ता है। लेकिन उसके भागने से पहले योशी उसका हाथ पकड़ लेती है और जबरदस्ती उसके हाथ से माकी के बंस टच करवा देती है। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि वो एक्चुअल बंस नहीं होती बल्कि एक रियल बन होता है। एकदम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मोमेंट होता है। माकी और योशी जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन तभी टाई आती है और इतनी जोर से गुस्सा होती है कि लगता है कि किसी की बैंड बजने वाली है। माकी और योशी तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन टाई नोडो की तरफ देखती है और एक बहुत ही खतरनाक वाली स्माइल देती है और बोलती है कि मुबारक हो, तुमने अपने हाथों की वर्जिनिटी को खो दी। लेकिन जैसे ही नोडो उससे बोलता है कि वो रियल चीज नहीं थी, बस एक ब्रेड था, टाई के दिमाग में एक और ब्राइट आइडिया आता है, वो भी अपने सेम ट्रिक ट्राई करेगी। टाई उसे एक और चैलेंज देती है, अगर वो सही गैस कर सके कि कौन सा बन ज्यादा सॉफ्ट है तो उसे एक प्रीमियम बीन बन देगी। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ उसने दोनों ब्रेड्स को अपनी शर्ट के अंदर डाल दिया। अब नोडो को अपनी सेंस ऑफ टच का इस्तेमाल करना होगा। वो पहले डर रहा होता है, लेकिन टाई उससे बोलती है कि अगर हिम्मत नहीं तो बस एक क्राउड हो। ये सुनकर नोडो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और राइट साइड वाले बन को टच करता है। फिर वो आंखें बंद करके हल्का सा मसाज भी करने लगता है ताकि टेक्सचर फील हो सके। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट होता है। प्रीमियम बन उसके शर्ट से निकलकर नीचे गिर जाती है और जब नोडो दूसरे साइड टच करता है तो ये तो असली चीज है। उसके दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, लेकिन हाथ नहीं, वो फुल कॉन्फर्मेशन मोड में जाकर दोनों हाथ से अच्छे से चेक करता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो कॉन्फिडेंटली टाई की तरफ देखता है और अनाउंस करता है, हाँ ये है प्रीमियम बन। फिर उसे रियलिटी हिट होती है, भाई मैं तो सीधा जेल जा रहा हूँ। टाई एक सेकंड के लिए शॉक होती है, लेकिन फिर उसका फुल डोमेस्टिक वायलेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है और नोडो को प्रीमियम बन से पीटना शुरू कर देती है। बेवकूफ, ये क्या कर दिया तुमने? 2 दिन के बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टाई एक नई मूड में होती है और उसे मॉडल बनाने का ऑफर देती है। जैसे ही वो रेड रूम में एंटर करती है उसे नोडो का एक्सप्रेशन थोड़ा सा सैड लगता है। वो देखती है कि नोडो बेसबॉल टीम की कैप्टन को देख रहा होता है, जो कि अपनी टीम और स्कूलमेट्स की तरफ से सुन रहा होता है। नोडो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, मुझे कभी भी ऐसी चीज के लिए एप्रिसिएशन नहीं मिला, मैं सिर्फ ड्राइंग को कर सकता हूँ और जब लोग तारीफ करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। टाई मुस्कुराती है और उसे एक लाइव लेसन देती है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें तो पहले तुम्हें दूसरों की तारीफ करनी होगी। वो उससे चैलेंज करती है, चलो मेरी तारीफ करो, कोई भी चलेगा। नोडो का दिमाग एकदम ओवरड्राइव चला जाता है, अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो क्रीप लगूंगा और अगर कम बोला तो इंसल्ट हो जाएगी, क्या करूं? फिर फाइनली वो डिसाइड करता है, तुम्हारे बाल बहुत ही अच्छे हैं। टाई उसकी सिंप्लिसिटी पर हंसती, लेकिन फिर उसकी तारीफ मानती है। नोडो थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, तुम काफी एजल हो, मतलब फुर्तीली। पहली बार जब मिले थे तुमने जो किया था वो काफी बैडस था। टाई इस बार सीरियसली सुनती है और नोट करती है, फिर वो भी नोडो की तारीफ करती है, लेकिन पहले उसका एकदम एक्सरे वर्जन एक्टिवेट हो जाता है, जैसे जज कर रही है कि इस बंदे में कोई तारीफ वर्ती चीज है भी या नहीं। जब वो उठती है तो सबसे पहले अपनी ड्राइंग देखती है और गिब्सन से एक रिवॉर्ड मिलता है, जो होता है एक फ्रेंची और एक अजीब सा टॉय। इमोशनल डैमेज लेवल हाई। एक हफ्ते तक ऐसे टाइम बिताने, मजे करने और थोड़ा बुली होने के बाद चीजें थोड़ी बेहतर होने लगती है। यार अब से हम टाई को हया से बोलेंगे, क्योंकि हया से अब नोडो के साथ ज्यादा टची होने लगती है। जब वो उसको एक टिकल फाइट के लिए चैलेंज करती है, नोडो चैलेंज को एक्सेप्ट कर तो लेता है, पर वो तुरंत पीछे हट जाता है जब वो अपने स्कूल स्विमिंग सूट यूनिफॉर्म दिखा देती है। वो उससे कहती है कि अगर वो असली मर्द है तो उसके आर्मपिट्स को टिकल करे, पर जैसे ही नोडो उस गैलेक्सी चॉकलेट स्पोर्ट के करीब पहुंचता है तो हया से खुद भी पीछे हट जाती है। इस मोमेंट पर दोनों ही शर्मा जाते हैं और सीन ऑकवर्ड हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक रील को देख रहे होते हैं जिसमें एक सिप का स्वेयर हो रहा होता है। हया से तुरंत नोडो के बाल को देखकर कहते हैं कि ये भी थोड़ा शेयर होने वाला है। नोडो उसको कहता है कि अगर इतनी दिक्कत हो रही तो बार्बर शॉप चली जाए, पर हयासे के अंदर का जूनियर बार्बर अब जाग चुका होता है। वो सीधा अपने भाई का सीवर लेकर आती है और नोडो के सर पर रखने लगती है। नोडो तुरंत हिचकिचाता है, इतने छोटे बाल नहीं चाहिए मुझे, पर जब हयासे का डिटरमाइंड फेस देखता है तो बेचारा हार मान लेता है। लेकिन तभी मिकी का फोन आ जाता है। मिकी कहती है कि हयासे को तुरंत अपनी नोट्स क्लास तक देनी पड़ेगी, और ये सिर्फ एक चाल होती है उसको रूम से निकलवाने की, ताकि मिकी और एंडी अपने तरीके से नोडो के बाल को काट सके। जैसे ही हयासे जाती दोनों तुरंत अंदर घुस जाते हैं और सेवर को देखती हैं और नोडो से पूछती कि क्या चल रहा है। जब नोडो उन्हें हयासे के प्लान के बारे में बताता है तो उन दोनों के दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आ जाता है, एक नॉर्मल हेयर कट? ना भाई ना, हम देंगे तुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट। दोनों उसको दोबारा से बोली करने लगते हैं और इस बार प्लान है उसको टकला करने का। नोडो का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है,
पर दोनों उसको दबोच लेते हैं। जैसे ही उसके बाल को जीरो कट करने वाले होते हायासे आ जाती है। वो उसको रेस्क्यू कर लेती है और मिकी और एंडी जैसे हमेशा करते हैं वैसा ही करते हैं, भाग जाते हैं। बाद में हायासे खुद नोडो का हेयर कट कंप्लीट करती है और इस बार बहुत ही हैरानी की बात होती है कि नोडो बहुत ही अच्छा भी लग रहा होता है। कम से कम वो किसी टारगेट के कैश रजिस्टर वाले ब्रीथिएबल ट्विल की तरह तो नहीं दिख रहा है। नया लुक और नई वाइब्स। 2 दिन के बाद समर ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है और सब लोग धूप से परेशान हो रहे होते हैं। स्कूल से जाते वक्त हायासे नोडो से कहती कि उसके साथ शायद डाइस खरीदने चले, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते वो देखती कि लाइन आईफोन 16 लॉन्च डे से भी बहुत ही लंबी है। पर हायासे को शायद डाइस चाहिए ही चाहिए। कोई भी इंसान की बनाई गई लाइन उसकी समर कैनविन को नहीं रोक सकती। प्रॉब्लम ये है कि 4 घंटे लाइन में लगने के बाद भी 1 इंच मूवमेंट नहीं होती। हायासे की एनर्जी लो होने लगती है और हीट स्ट्रोक से गिरने वाली होती है। तभी हमारा लड़का उसको उठाता है और कहीं लेकर जाने लगता है। हायासे पूरी हीट अब्सॉर्ब नहीं करती, उसको एक सॉलिड एनर्जी बूस्ट मिलता है और वो फिर से लाइन में लगने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी उसको एक आइडिया आता है, थोड़ा वेट कर, कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। कुछ मिनट के बाद वो एक स्पेशल डिश लेकर आती है, मस्टर्ड आइसक्रीम। हाँ, जापान की बेस्ट फ्लेवर अल्टीमेट कॉम्बो। नोडो शौक में आ जाता है पर हायासे बड़े ही मजे में खाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो उसको बताती है कि कल से समर ब्रेक स्टार्ट हो रहा है और उसके प्लान्स फुल पैक्ड है क्योंकि वो अपने क्लब में बिजी होने वाली है। पर जाने से पहले वो एक जरूरी काम करती है, नोडो का कॉन्टैक्ट इन्फो ले लेती है और जैसे ही नंबर मिलता है वो तुरंत धमकी देती है, तैयार रहना, साइबर बुलिंग शुरू होने वाली है। 1 महीना पलक झपकते ही बीत जाता है और नोडो अपने आप को जेंसिन इम्पैक्ट को लोडिंग स्क्रीन पर पाता है। एक मिस्टीरियस और एलिगेंट लेडी उसको बताती है कि वो दुनिया का सेवियर और उसको दुनिया बचानी होगी। पर जैसे ही वो गेम वर्ल्ड में गिरता है एक बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। प्रॉब्लम, उसकी मैजिक पावर्स बिल्कुल बेकार निकलती है। बस गिरने वाला होता ही कि कैच होल मोड में हायासे एंटर करती है। एक ही अटैक में बेस्ट पोसाइडन के लंच में चला जाता है और बस उनका एडवेंचर शुरू हो जाता है। दोनों एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को धूल चटा रहे होते हैं और फाइनली डीमन लॉर्ड का लायर ढूंढ लेते हैं। पर ट्विस्ट ये होता है कि जिन लड़कियों को नोडो ने बचाया होता है कि वो सब असली डीमन लॉर्ड होती हैं और वो तो बस अपने आप को कैसल तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो दोबारा बुली होने वाला होता है एक झटके में वो उठता है। पर रियल दुनिया में उसके सामने रियल डीमंस बैठे होते हैं, हायासे और उसके दोस्तों की ट्रियो। अगले दिन हायासे उसको बीच ट्रिप के लिए इनवाइट करती है पर वो बिल्कुल मना कर देता है। फिर वो रियलाइज करता है कि वैसे भी उसकी लाइफ लूजर है तो क्यों ना एक दिन एंजॉय कर ही लिया जाए। जैसे ही वो बीच पर पहुंचते हैं ट्रियो उसकी टांग को खींचने लगता है तो फुल सी लायन लग रहा है। मैकी मजाक बनाती है, नोडो दिल में गालियां देता है पर कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर मिकी अपनी टी शर्ट को उतारती है और नोडो का फोकस 1 सेकंड के लिए स्लाइड हो जाता है। पर तभी योशी फ्रेश लेमन को लेकर जंप स्कार कर देती है। नोडो तुरंत भागने लगता है, मैं सिर्फ ड्रिंक्स लेने के लिए जा रहा हूँ। बीच का माहौल फुल एंजॉय मोड में होता है, सब पानी में चिल कर रहे होते हैं पर हमारा लड़का एक कोने में अपनी ड्राइंग्स को फिनिश करने में लगा होता है। हायासे ये देख लेती है और उसके पास आती है, इतना लोनली क्यों लग रहा है, चल थोड़ा सनस्क्रीन लगा ले। पर जैसे ही उसकी बॉडी पर सनस्क्रीन लगाने लगती है नोडो एक रेडिकुलस बात बोल देता है, तो तभी जेंटल हो सकती जब हम दोनों डेटिंग में होंगे। हायासे 1 सेकंड के लिए शौक में देखती है और फिर बिना कुछ बोले उसे एक सॉलिड थप्पड़ लगा देती है और इसी तरह नोडो की जिंदगी का एक और चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो जाता है। जैसे ही सनस्क्रीन का सीन खत्म होता है लड़कियां फुल फॉर्म में आ जाती है और नोडो को एक फुल पावर ट्रिपल फुट अटैक दे देती है। मतलब सनस्क्रीन की क्वालिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ओजोन लेयर रिप्लेस करने का प्लान बन सकता है। पर वो भी झूठी था, पूरा दिन एंजॉय मोड में निकल जाता है। नोडो भी फाइनली मान जाता है कि समर वेकेशन एक्चुअली में फन थी। पर अब समर ऑफिशियली एंड होने वाला है और अब उसके साथ एक बड़ा इवेंट भी आने वाला है, समर फेस्टिवल। सब लोग फायरवर्क्स देखने के लिए तैयार हो जाते फुल ट्रेडिशनल आउटफिट में। नोडो के मन में एक सीक्रेट डिजायर है, वो चाहता है कि हायासे उसके साथ हो एकदम परफेक्ट फेस्टिवल वाली वाइब में। पर रियलिटी ये होता है कि वो बस एक रैंडम गेम खेलने लगता है और फोन का स्क्रीन घूरता है ये सोचकर कि हायासे अब टेक्स्ट करेगी। एक पॉइंट पर वो खुद से सोचता है कि उसको इनवाइट कर ले पर फिर नहीं यार ये काफी क्रीपी लगेगा बोलकर ड्रॉप कर देता है। 2 घंटे निकल जाते हैं और वो फाइनली सोलो फेस्टिवल अटेंड करने के लिए आ जाता है। पर सोलो रहने का कोई चांस नहीं है क्योंकि मैकी और योशी उसको ढूंढ लेती हैं और उसका फुल किडनैपिंग मोड ऑन कर देते हैं। सोच रहा था कि हायासे से रैंडमली टकरा जाएगा। मैकी उसका मजाक उड़ाती है, नोडो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। तभी एक और बम गिरता है। हायासे एक्चुअली बिजी है अपने क्लब में इसलिए वो फेस्टिवल अटेंड नहीं कर सकती। नोडो का मूड ये सुनकर बहुत ही अपसेट हो जाता है पर लड़कियां उसके कॉलर को पकड़कर खुद होल्ड कर लेती है और फिर मैकी एक जीनियस प्लान एग्जीक्यूट करती है। हायासे को एक फोटो भेजती है ताकि उसको फेस्टिवल में लुयर किया जा सके और प्लान काम कर जाता है। कुछ मिनट के बाद हायासे फुल ड्रामेटिक एंट्री लेती है। जैसे ही वो नोडो को रेस्क्यू करने वाली होती है मैकी उसको रोक लेती है, अगर तू नोडो को छुड़ाना चाहती है तो फाइट कर। बस अब फेस्टिवल एक मिनी गेम्स बैटलफील्ड बन जाता है। दोनों टीम फुल कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाते हैं और 2 घंटे के बाद फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। हायासे ने माइकी को बाइब्रेली हरा दिया, मतलब नोडो का ओनरशिप डेड ऑफिशियली हायासे के पास चला गया। माइकी और योशी अपने काम से निकल जाते और अब सिर्फ नोडो और हायासे ही बचे होते हैं। दोनों फेस्टिवल एक्सप्लोर करते हैं और स्ट्रीट फूड को खाते हैं और हायासे टीसिंग मोड ऑन कर देती है। लग रहा है कि डेट पर आए, नोडो बस ऑकवर्डली सिप मार रहा होता है। तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और हायासे तुरंत उसको डिज्नी डेट व्यू पॉइंट की तरफ पोस्ट कर देती है। पर प्रॉब्लम वही पुरानी भीड़ इतनी होती कि वहां पर पहुंचना इम्पॉसिबल लगता है। नोडो एक शॉर्टकट ढूंढने लगता है पर तभी एक लाइन सडनली मूव हो जाती है और हायासे भीड़ में फंस जाती है। बस हमारे लड़के का हीरो मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और डायरेक्ट सिटी के बेस्ट फायरवर्क स्पॉट पर लेकर जाता है, एकदम सिनेमैटिक मोमेंट। पर
जैसे ही सीन एकदम परफेक्ट होने लगता है, हायासे फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है। नोडो फाइनली फर्स्ट टाइम एक सॉलिड कमबैक देता है और वो हायासे से बोलता है कि अगर हम दोनों अकेले होते तो क्या करती बताओ। हायासे चुप हो जाती, पर तभी एक बड़ा फायरवर्क्स स्क्रीन रन कर देता है, क्योंकि सबका बस जो कि हायासे के दिमाग में चल रहा होता है वही कर रहे होते हैं। दोनों तुरंत ऑकवर्ड मोड में वापस सिविलाइजेशन की तरफ भाग जाते हैं और इस तरह समर का परफेक्ट एंडिंग होता है, एकदम नोडो स्टाइल में। नेक्स्ट ईयर आने के लिए वो उससे कहता है और सरप्राइजिंगली वो मान भी जाती है, बस एक शर्त के साथ उसे उसके साथ मैचिंग उकास पहनने होंगे। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर वो बस हाँ बोल देता है, क्या पता ये मोमेंट दोबारा मिले या नहीं। अगले दिन वो स्कूल जाते वक्त हायासे और उसके दोस्तों को देख लेता है। जैसे हमेशा वो लोग फिर से किसी स्टूपिड चीज में लगे होते हैं, लेकिन इस बार कुछ लड़की उसके साथ मस्ती कर रहे होते हैं। उसको थोड़ा जेलसी फील होती है, तो वो ऑब्जर्व करने लगता है कि सीन क्या है, और जैसा एक्सपेक्टेड था वो लड़की बिना किसी एफर्ट के लड़कियों के साथ एडजस्ट हो जाती है। अनलाइक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये लड़के अलग ही लीग के होते हैं और वो बस एक मोले फुरुष की दुनिया में। जैसे ही एक लड़का हायासे के कंधे पर हाथ रखता है, उसका गुस्सा चढ़ जाता है। वो अपने टफ एटीट्यूड में चलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही एक लड़की का पैर पड़ता है, सीन उल्टा पड़ जाता है। मैकी और योशी उसे पहचान लेती है और अपनी टेबल पर बुला लेती है। बाकी लड़के उससे पूछते कि वो क्या चाहता है। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद वो हायासे से कहता है कि मैंने तुम्हें 2 एलिक्सर्स में खरीदा है, अब चलो। और बस एक ही बार में 4 सॉलिड पंचेस को खा लेता है, लिविंग हिम स्पीचलेस। फिर उसको वापस से बुली किया जाता है, लेकिन अब तो उसको आदत पड़ चुकी होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद जब वो नोडो के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, तब हायासे नोटिस करती है कि उसकी बहन कितनी पतली है। वो डायरेक्टली बोल देती है और डिसाइड करती है कि अब उसको फ्री में ट्रेनिंग देगी। उसका प्लान 2 महीने में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जो भी उसको बुली करेगा उसको बीट कर सके। लेकिन वो सीधा कहता है कि ये सब करना उसके बस की बात नहीं है, वो सिर्फ पेंसिल उठा सकता है, डंबल्स नहीं। फिर भी एक एक्सेप्शन होता है, वो ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। हायासे उसको कहते हैं कि वो फ्लोर पर 4 हाथ पांव पर खड़ा हो जाए, क्योंकि अब उसके ट्राइसेप को क्रिएट लेवल का बनाने वाली है। जैसे ही वो नीचे जाता है, हायासे उसके बैक पर बैठ जाती है और चैलेंज देती है 10 मिनट तक पोजीशन को होल्ड करो बिना गिरे, वरना क्रश हो जाओगे। वो समझाने की कोशिश करता है कि ये एक्चुअली ट्रेनिंग है या फिर टॉर्चर, लेकिन तब तक हायासे और भी ज्यादा वेट को डाल चुकी होती है। वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन हार नहीं मानता। तभी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसको देख लेते, एम्बैरेसमेंट के मारे वो दोनों रोल प्ले करना बंद कर देते हैं। हायासे कैजुअली उठती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और फिर वही ग्राउंड पर गिर जाती है। कुछ दिन के बाद वो उससे पूछती है क्या उसके एक्चुअली पढ़ाई करने का कोई प्लान है, क्योंकि मिड टर्म्स आने वाले। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो कोई इडियट नहीं है। लेकिन हायासे उसको वार्न करती है कि अगर वो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहा तो फेल भी हो सकता है। अगर वो फेल हुआ तो सेम क्लास में ही रह जाएगा, और अगर यही पैटर्न चलता रहा तो एक दिन उसका जूनियर बन जाएगा, मतलब और भी ज्यादा बुलिंग होने वाली है। ये सुनकर वो तुरंत सीरियस हो जाता है, कोई चांस नहीं लेना चाहता कि कोई स्टूपिड गर्ल्स के सामने लंप कर दिया जाए। वहीं पे लोनी भी रिमार्क मारता है कि अभी वैसे भी सब कुछ डाउन चल रहा है, लग रहा है कि फेल होना ऑलमोस्ट कंफर्म है। एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है, फिर स्लोली अपना बुक निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। शायद पहली बार लाइफ में उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट फील हो रहा होता है। मैकी और योशी उससे पढ़ाई में हेल्प मांगने लगती है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है और उसकी कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क आ जाते हैं, मतलब अब उसको फेल होने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। उसी दिन शाम को हायासे आर्ट रूम से गुजर रही होती, जब उसे अंदर से कुछ अजीब साउंड सुनाई देते हैं। क्यूरियस होकर वो अंदर झांकती तो वो देखती कि नोडो बेचारा लड़कियों के बीच में फंसा पड़ा है। लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही होती, वो फोर्स कर रही होती कि वो अपनी उंगली से स्प्लिंटर निकालने दे। हायासे का मूड तुरंत खराब हो जाता है, उसका फेवरेट टॉय किसी और के हाथ में, ये बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ती है, क्लिप उठाती है और खुद ही स्प्लिंटर निकाल देती है। बाकी लड़कियां थोड़ा शौक में होती, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती। घर जाते वक्त उससे पूछती क्या उसके साथ जैंकिन खेलेगा, एक सिंपल गेम, जो हारेगा उसे विनर का बैग उठाकर चलना पड़ेगा। नोडो बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है, लेकिन किस्मत देखो हायासे तुरंत हार जाती है। अब उसे बैग उठाकर घर तक लेके जाना पड़ेगा। अगले दिन जब गेम फिर से होता है तो इस बार नोडो उसे जीतने देता है, लेकिन गेम की कंडीशन थोड़ी अलग होती है, जो हारेगा उसको विनर को अपनी बैग पर उठाकर लेकर चलना पड़ेगा। अब बेचारा नोडो हायासे को अपनी बैग पर उठाकर चल रहा होता है, ऊपर से दोनों के बैग्स भी उसके हाथ में होते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, हायासे हल्का सा स्लिप होने लगती है। फ्लैक्स एक्शन में उसे टाइटली पकड़ लेता है, लेकिन जैसे उसके हाथ थोड़े ऑकवर्ड पोजीशन में पहुंचते हैं, हायासे तुरंत नीचे उतरती है और भाग जाती है। रात को नोडो अपने फोन की तरफ बार बार देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या हायासे कॉल करेगी। और जब फाइनली कॉल आता है तो सीन और भी ज्यादा शॉकिंग होता है। वो एक वीडियो कॉल करती है जिसमें कि वो एक बाथटब में होती है, पानी के साथ खेलते हुए। वो कैजुअली तरीके से बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नोडो तुरंत शर्मा जाता है और फिर माफी मांगने लगता है, लेकिन हायासे बस हंसी उड़ाकर कहती है रिलैक्स, इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों क्लियरली एम्बैरेस्ड होते हैं, लेकिन कोई भी पहला ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने को रेडी नहीं होता। कुछ दिन के बाद दोनों फिर से एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। नोडो अपनी स्केच बुक में एक लैम्प का स्केच बना रहा होता है, जबकि हायासे एक कोने में शैडो बॉक्सिंग कर रही होती है। उसका पूरा ध्यान बॉक्सिंग में होता है और वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उसे नोडो को भी प्रैक्टिस कराने का मन नहीं करता। चल एक राउंड बॉक्सिंग करते हैं, वो बहुत ही खुश होकर कहती है। नोडो उसकी तरफ देखता है और बस एक साइन देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका मतलब क्या होने वाला है। उसकी फाइटिंग स्किल 0 है और हायासे का सिर्फ एक ही मतलब होता है, उसको बस एक मूविंग पंचिंग बैग बनाना। अगले 5 मिनट तक नोडो सिर्फ डोजिंग और बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली हायासे का एक और पंच डायरेक्टली उसके स्टमच पर लगता है। उस दिन के एंड में हायासे और उसकी फ्रेंडशिप आर्ट रूम में पहुंचती है और वहाँ पर बिना
बिना परमिशन के पेंटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नॉर्मल पेंटिंग नहीं होते, ये सब ग्रेफिटी और रैंडम आर्ट होते हैं जो कि पिकासो की लेवल की क्रिएटिविटी से दूर दूर तक नहीं है। नोडो जब वहाँ पर पहुँचता है तो बस एक चीज करता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे एरिया में। कुछ रैंडम स्वीटी गेमर्स जो कि एनिमल क्रॉसिंग खेल रहे होते हैं, उनको हटाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते। तो इसका सोल्यूशन 8 रूम की न्यू गैंग HQ ही बना दो। लेकिन जाने से पहले वो जानबूझकर एक प्लान छोड़ देता है जो थोड़ा कियोस क्रिएट करता है। मैकी उसको घूर कर देखती है और एक स्ट्रेंज बात बोलती है, मुझे नहीं लगता है कि तू वर्जिन है, तू सिर्फ एक्ट कर रहा है। नोडो लिटरली शॉक में आ जाता है। क्या? माइकी बस एक हंसी उड़ाती है और कहती है अगर वो सच में इनोसेंट होता तो हयासे उसके साइड में ऐसे स्टैंड नहीं करती। हयासे जो कि अभी चलती सडनली उसका डिफेंस लेने लगती है। तो क्या सोचती है ये बंदा पैसिनेट है, ये सिर्फ प्लॉट और वर्कआउट्स के बारे में ही सोचता है। माइकी ओब्वियसली ट्रोल कर रही होती है लेकिन हयासे नहीं। तो एक बैट लगाती है, अगर आर्ट रूम में कहीं पर भी हेंटाई मैगजीन मिला तो इसका मतलब नोडो सबसे कल्चर्ड इंसान है, और अगर नहीं मिला तो मैकी को पैनकेक्स खिलाने पड़ेंगे। अगले 15 मिनट तक पूरा रूम छाना जाता है और सब लोग खूब ढूंढते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि नोडो ने अपनी मैगजीन को बहुत ही साथी तरीके से एक दूसरे रूम में छुपा कर रखी होती है। हयासे की हालत देखी नहीं जा रही होती और वो सांप हारी हुई होती है। लेकिन नोडो के अंदर एक छुपी हुई स्ट्रेटेजी चल रही थी। वो चुप के रूम से बाहर गया, उस सेक्रेट ट्रेजर को उठाया और वापस आकर मैगजीन को अपने पीछे बहुत ही चालाकी से रख दिया। फिर जैसे ही उसने हयासे को बुलाया उसकी नजर सीधा मैगजीन पर पड़ती है। उसने तुरंत वो उठा ली और जीत गई। बैट ऑफिशियली खत्म। अगले दिन जब वो फिर से आर्ट रूम में आई तो नोडो ने नोटिस किया कि उसके कान में नए इयरिंग्स हैं। उसने कैजुअली बताया कि नहीं है क्योंकि उसने रिसेंटली अपने कान में नए छेद करवाए। ये सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना नोडो के कान भी छिदवा दिए जाए, तो भी एक मैचिंग इयरिंग्स पहनेगा, उसने कॉन्फिडेंटली कहा। नोडो ऑब्वियसली शर्मा गया क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा था। लेकिन जब वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कान छिदवाने का इंतजार करने लगा। बस तभी हयासे जोर से हंसने लगी। तो इतना पैथेटिक लग रहा है, उसने मजाक उड़ाया। तभी सडनली सकुरा आई आंखों में आंसू लेकर। नोडो प्लीज हेल्प मी, उसने घबराते हुए कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा था, वही क्रीपी लड़का गेमिंग क्लब का। वो सच में डर गई थी। नोडो ने कैजुअली बोला तुम लोगों ने खुद ये मैस क्रिएट किया है। सकुरा ऑलमोस्ट रोने लगी और उसने गिल्ट ट्रिप चालू किया। फिर उसने नोडो को एक बड़ा रिक्वेस्ट किया, क्या उसका वो फेक बॉयफ्रेंड बन सकता है सिर्फ एक दिन के लिए, बस ताकि स्टैकर दूर रहे। हयासे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तू ज्यादा कल्चर्ड है अपनी भलाई के लिए, उसने गुस्से में कहा। अगर ये तेरा बॉयफ्रेंड बना तो तुझे स्टैकर से छुटकारा मिलेगा, लेकिन 2 नए स्टैकर्स तुझे मिल जाएंगे। फिर भी नोडो एग्री कर गया। अगले दिन उसने अपना बेस्ट बॉयफ्रेंड फिट पहना और टाइम पर पहुंच गया। सकुरा भी तुरंत वहाँ पर आ गई और हयासे की पूरी गैंग छुप कर डेट का डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। लेकिन साफ है कि हयासे को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। सीन और भी गंदा हो गया जब सकुरा एक्स्ट्रा क्लीनिंग हो गई। उसने नोडो को एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहा जहाँ पर फर्स्ट डेट इमेजिन करती थी, लेकिन जैसे ही कुछ होने वाला था हयासे बीच में टपक गई और सिचुएशन को खत्म कर दी। उसने सीधा स्टैकर को एक सिटीजन अरेस्ट दे दिया और उसे ऑफिशियली एक्सपोज कर दिया। स्टैकर तुरंत रो पड़ा, माफी मांगने लगा और प्रॉमिस किया कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। रात को जब नोडो और हयासे घर जा रहे थे उसका मजाक उड़ा रही होती है। तेरी पहली डेट का क्या हुआ? ओ वेट, मैंने तो खत्म कर दिया, उसने टीज किया। नोडो कैजुअली बोला ये वैसे रियल डेट नहीं थी, बस उसने हेल्प मांगी थी। हयासे ने बस एक स्मिक दिया, तू भी अभी डेट के लिए रेडी नहीं है। जब तक तू सिर्फ प्लॉट के बारे में सोचता रहेगा तब तक तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। एक हफ्ते के बाद पीई क्लास चालू हो गई होती है और जैसा सोचा गया होता है नोडो एकदम टोटल डिजास्टर निकला। वो वैसे भाग रहा था जैसे कोई डेट्रोइट में उसे गोली मारकर भाग रहा हो। हयासे ये सब देख रही होती और ओब्वियसली उसको ये सब पसंद नहीं आया। स्कूल के बाद उसने उसे रोका, मैंने तुझे मैराथन में भागते हुए देखा तो कितना वीक और पैथेटिक लग रहा था, उसने टीज किया। नोडो बस साइन करके बोला मुझसे रनिंग नहीं होती यार। हयासे ने हाथ जोड़ लिए, कोई इतना बेकार कैसे हो सकता है? अगर उसमें कोई भी कमी नहीं है तो सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो बार बार टैलेंट की बात करता है और कहता है कि उसमें रनिंग का टैलेंट नहीं है। ये सुनकर लड़की इरिटेट हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो एक हेल्दी इंसान बनाएगी उसे। वीकेंड पर दोनों मिलते हैं और लड़का नर्वस हो जाता है। लड़की एकदम एनर्जेटिक होती है और दोनों रनिंग करना स्टार्ट कर देती है। पहले तो लड़का उसे फॉलो करता है पर धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेता है। एक मोमेंट के लिए वो लड़की को क्रॉस भी कर लेता है पर जल्दी उसकी स्टेमिना खत्म हो जाती है। 5 किलोमीटर बिना रेस्ट के भागने के बाद उसका हाल खराब हो जाता है और फिनिश लाइन अभी भी दूर है। लड़की देखती है कि लड़का गिव अप कर रहा है तो उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि वो एक वीक और क्राउड है जो कि स्कूल के किड से भी हार जाएगा। लड़के को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बिना कुछ कहे सीधा घर भाग जाता है जो कि 5 किलोमीटर अभी और भी दूर है। पर लड़की के प्लान्स अभी खत्म नहीं हुए होते हैं। अगले दिन वो उसे और टफ एक्सरसाइज करवाती है। स्ट्रेचिंग के टाइम लड़का देखता है कि लड़की कितनी फ्लेक्सिबल है और जब वो ट्राई करता है तो बिना हेल्प के 1 इंच भी मूव नहीं कर पाता है। लड़की हंसी उड़ाती है और उससे एक अजीब पोज करवाती है जो कि एक तरफ फनी लगता है, दूसरी तरफ टॉर्चर। लड़का फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है पर कुछ भी नहीं बोल सकता। अगली सुबह लड़का अपने नेक्स्ट पेंटिंग के मॉडल के बारे में सोच रहा होता है। तभी लड़की अचानक से आ जाती है और उसे डरा देती है। कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है और सबको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना है पर लड़के के पास कोई मॉडल नहीं है। जब वो लड़के ड्रॉ करने की बात करता है तो लड़की उसे अपनी पुरानी स्केच दिखाती है और धमकी देती है कि अगर उसने उसे मॉडल नहीं बनाया तो प्रिंसिपल को बता देगी। लड़का मजबूर हो जाता है और मान जाता है, बस एक शर्त पर। लड़की अपनी कॉस्ट्यूम खुद लेकर आएगी क्योंकि उसके पास कोई भी कैटगर्ल कॉस्ट्यूम नहीं है। अगले दिन लड़की एकदम से परफेक्ट रेडी हो जाती है, एकदम परफेक्ट कॉस्ट्यूम पहनकर। लड़का सोचता है कि शायद से उसकी जीत हो गई पर असली सरप्राइज तो अभी बाकी होता है। उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती है
वो लड़की प्राउडली अनाउंस करती कि वो मॉडलिंग कर रही है, साथ ही फेस्टिवल के स्टॉल पर कुकिंग भी करेगी। सब अपने अपने प्लान शेयर करते हैं। बस लड़का कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था वो फेस्टिवल में क्या करेगा। अब उसे कुछ भी सोचना पड़ेगा। एक साल पहले वो बस अपने आर्ट क्लब के प्रेसिडेंट की डायरेक्शन फॉलो करता था, पर अब जब वो गायब है तो सब कुछ उसे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। जैसे ही वो प्लानिंग शुरू करता है, लड़की यूजुअल तरीके से उसका मजाक उड़ा देती है, पर हयासे कहती है कि उसकी मदद करेगी ताकि आर्ट क्लब को और ज्यादा विजिटर मिल सके। लेकिन तभी उसकी कान एक जाने पहचाने आवाज पर टिक जाते, किसी के फुट स्टेप सुनाई देते हैं और जैसे ही वो पलट कर देखता है, सामने आर्ट क्लब की प्रेसिडेंट खड़ी होती है। वो तुरंत सबको दूसरे रूम में छुपने के लिए कहता है ताकि पहले खुद सिचुएशन हैंडल कर सके। प्रेसिडेंट संटा एक स्ट्रिक्ट और सीरियस लड़की होती है जो कि हमेशा रूल्स को फॉलो करवाती है। जैसे ही उसकी नजर रूम के मेज पर पड़ती है, वो गुस्सा हो जाती है और उसे डांटने लगती है। फिर वो बताते हैं कि सिर्फ आर्ट एक्सिबिशन के लिए नहीं बल्कि एक और इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए आई है। उसने सुना है कि लोग आर्ट क्लब के बारे में कुछ रूमर्स फैला रहे हैं, जैसे कि एक होस्टेस क्लब बन रहा हो। अगर उसने इसको सीरियसली नहीं लिया तो आर्ट क्लब को परमानेंटली बंद कर देगी। ये सुनते ही हयासे और उसकी फ्रेंड्स जो कि छुपकर सब कुछ सुन रही थी, फौरन बाहर आ जाती है। वो संटा को रोकने की कोशिश करती है और बताती है कि नोडो ने आर्ट क्लब की इज्जत बचाने के लिए कितनी मेहनत की है। संटा के बिना भी उसने क्लब को बनाए रखा और अब अचानक से उसके क्लब को बंद करना बहुत ही गलत होगा। संटा उनकी बात सुनती है और नोडो से कहती है कि अगर उसे क्लब चलाना है तो उसे कुछ ऐसा प्रेजेंट करना होगा जो कि वर्थी हो। तभी वो एक चैलेंज देती है, एक डबल आर्ट एग्जीबिशन, जिसमें जिसकी गैलरी से ज्यादा लोग आएंगे वो जीतेगा। अगर नोडो हार गया तो आर्ट क्लब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नोडो को प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कम्पीट करने से डर लगता है, पर हयासे उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि सब उसकी मदद करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हयासे और उसकी फ्रेंड्स प्रेसिडेंट की ओवर स्ट्रिक्ट नेचर का मजाक उड़ाते हैं, पर नोडो उन्हें रोकता है। वो कहते हैं कि संटा सिर्फ स्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि बहुत ही टैलेंटेड भी है, उसके जीतने के चांसेस भी ऑलमोस्ट जीरो। मैकी कहती है कि बस एक कैट मेड कैफे सेटअप कर देते हैं तो कंपटीशन जीत जाएंगे, पर नोडो उन्हें बताता है कि पिछले साल संटा की वजह से उनके आर्ट क्लब 50 से भी ज्यादा कंटेस्टेंट में 6th पोजीशन पर आया था। संटा सिर्फ डिसिप्लिन में नहीं बल्कि एक एसीए आर्टिस्ट भी है जो कि हाई स्कॉलर्स और कॉलेज के स्टूडेंट को भी हरा चुकी है। मैकी उससे पूछती है कि संटा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तब नोडो अनबॉक्स करता है कि उनका मीनिंग मास्टरपीस संटा का एक रिवलिंग सेल्फ पोर्ट्रेट था जो कि उसने लास्ट ईयर बनाया था। उस पेंटिंग ने सभी को शॉक कर दिया था और वो लोग भी उसके फैन है। ये देखकर सब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, पर नोडो अभी भी सोच रहा होता है कि क्या वो इस चैलेंज को जीत सकता है या फिर नहीं। नोडो को पहले ही पता होता है कि ये मैच उसके हाथ से निकल चुका है, हारना तो तय है। वैसे भी वो जितना भी ट्राई कर ले, संटा जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट के अगेंस्ट कम्पीट करना उसके बस की बात नहीं है। संटा एक स्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट थी, जबकि नोडो की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि उसने मजे लेके लोगों को तंग किया। उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो था। मैकी और उसके दोस्तों ने भी कह दिया था कि हयासे के पास कोई चांस नहीं है। संटा तो एवरेज जैसी है, पर हयासे बस एक छोटी सी पहाड़ी। ओटो फिर भी उम्मीद दे रहा होता है, कह रहा होता है चाहे हयासे के पास फिजिक्स ना हो लेकिन उसके पास स्पिरिट तो है। लेकिन बात सिर्फ स्पिरिट से थोड़ी बनेगी, हार तो पक्की है। लेकिन हार एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट वेपन इंट्रोड्यूस किया, एक कैट गर्ल कॉस्प्ले। स्कूल के बाद हयासे ने नोडो से सीधा सवाल किया, सच बता तू संता के अगेंस्ट जीत सकता है। सवाल वैलिड था, लेकिन नोडो ने बिना सोचे समझे आंसर दे दिया, जीतेंगे, बस हयासे का नेचुरल लुक ही बेस्ट है। और बस अगले कुछ दिनों तक नोडो हयासे की पेंटिंग बनाने लगा। हयासे बीच बीच में पोज करती, लेकिन नोडो की हालत खराब थी। प्रेशर में उसका हाथ ठीक से नहीं चल रहा था, बार बार ब्रश गिर जा रहा था, स्ट्रोक्स एक्यूरेट नहीं हो रहे होते और वो टेंशन में आ गया होता। उसने फाइनली हार मान ली। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा मजाक बने, मैं हार गया तो बस मेरी हार होगी, तू क्यों एम्बैरेसमेंट फेस करेगी। लेकिन हयासे इतनी बोथरेड नहीं थी, उसने कैजुअली कहा जो होगा देखा जाएगा। पर नोडो के लिए ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये संटा के अगेंस्ट उसकी आखिरी फाइट थी। अगले दिन जब वो क्लब में आए तो उसने देखा कि संटा ने ऑलरेडी आर्ट क्लब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था ताकि दोनों अपने काम पर ध्यान दे सके। नोडो भी डिटरमाइंडेड हो गया, ब्रूस उठाई। कुछ घंटों तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के पेंटिंग बनाने के बाद उसने एक ऐसी पेंटिंग बना ली जो कि घर में लगाई जा सकती, लेकिन कल्चरल फेस्टिवल के लिए नहीं थी। तभी प्रेसिडेंट उसके पीछे आई और उसके काम को देखा। उसने सीधा बोल दिया, ये पेंटिंग अच्छी नहीं है। नोडो ने पूछा, मेरी क्या गलती है? प्रेसिडेंट ने कैजुअली बोला, लव और पैशन मिसिंग है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, उसमें फीलिंग भी होनी चाहिए। तभी हयासे रूम में आती है। जैसे ही उसने देखा कि प्रेसिडेंट एक अजीब सी आउटफिट में खड़ी है, उसका दिमाग घूम गया। उसको लगा कि प्रेसिडेंट उसके लिए मॉडल कर रही है। पैनिक में वो तुरंत भाग गई। प्रेसिडेंट ने नोडो को देखा और मुस्कुराया, जो उसके पीछे है यही तो आर्ट है। नोडो बिना सोचे समझे भाग गया। हयासे को पकड़कर उसने कहा, मैं सिर्फ तेरे साथ काम करना चाहता हूँ, तू मॉडल बनेगी या फिर नहीं। हयासे ने उसको देखा और फिर धीरे से बोला, तो फिर संटा को क्यों नहीं लेता? नोडो उसको बस देखता रह गया, क्योंकि उसको फाइनली समझ में आ गया था, आर्ट बस ब्रश और कलर का खेल नहीं, इमोशन का भी होता है।
हायासे का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा लगभग पूल में गिरने वाली थी, लेकिन नोडो ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर थोड़ा शर्म और थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन तभी नोडो ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मुझे तुझे बिल्कुल वैसे ही ड्रा करना है जैसी तू है, क्योंकि ये तेरे अंदर की सबसे खूबसूरत बात है। और फिर फाइनली कल्चरल फेस्टिवल आ गया। नोडो ने दिन रात मेहनत करके एक पेंटिंग तैयार की थी। जब उसका आर्ट डिस्प्ले सबके सामने आया तो सब सरप्राइज हो गए। उसने हायासे का एक सिंपल नेचुरल पोर्ट्रेट बनाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो हर दिन दिखती थी। मैकी ने उसकी पेंटिंग देखी और हंस दिया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर बना रहा हो। नोडो ने तुरंत डिनाई किया, कुछ भी मत बोलो, मैंने बस एक ऐसी साइड बनाई है जो कि मुझे अट्रैक्टिव लगती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अब तक किसी को भी ये नहीं पता था कि प्रेसिडेंट ने क्या बनाया। वो सब बहुत ही सस्पेंस में थे। हायासे ने नोडो से कहा, तू देखने नहीं जाएगा? नोडो ने थोड़ा हेजिटेट होकर कहा, मुझे कंपैरिजन पसंद नहीं है, मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा और मुझे अपने आप को डेमोराइज नहीं करना है। हायासे ने उसको इनकरेज किया, ऐसा मत सोच, तेरे पास भी जीतने का चांस है। लेकिन जब उसने प्रेसिडेंट की पेंटिंग को देखी तो उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने टेंशन में एक लम्हा लिया और फिर सीधा कोलैप्स कर गई। मैकी ने उसको संभालते हुए कहा, मैं पहले ही कह रहा था, पिछले साल प्रेसिडेंट का काम इनसेन था, लेकिन इस बार तो उसने हाई लेवल ही क्रॉस कर दिया। हायासे ने सबको देखा और सीरियस हो गई, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो हम लिटरली बर्बाद हो जाएंगे। इतना काम होने के बाद संटा ने भी नोडो की उसकी पेंटिंग के बारे में पूछा और कॉन्फिडेंटली बोला, सिर्फ इसलिए नहीं हारूंगी क्योंकि तू मेरा जूनियर है, अपनी लिमिट तोड़ने की ट्राई कर। थोड़ी देर के बाद कुछ इंटरव्यूअर्स आए और उनसे उनका मोटिव पूछने लगे। प्रेसिडेंट ने एकदम क्लासी और प्रोफेशनल जवाब दिया, जबकि नोडो उतना अच्छा नहीं था और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पर तभी टूरेट्स गैंग एंटर हुई। हाय ने अपने ग्रुप के साथ स्टूडेंट को भी फेमस टिकटॉक डांस दिखाया जो स्कूल में ऑलरेडी वायरल हो रहा था। ये सिर्फ एक चाल थी ताकि ज्यादा लोग नोडो की आर्ट को गैलरी में देखने के लिए आए। माइकी ने हायासे से कहा, तू तो बुली करने में बेस्ट है ना, तेरा टैलेंट यूज कर। और सरप्राइजली ये टैक्टिक काम आ गई। धीरे धीरे नोडो का आर्ट डिस्प्ले ट्रेंड होने लगा। स्टूडेंट्स एक दूसरे को बुला रहे थे और लोग उनकी पेंटिंग को देखने के लिए आ रहे थे। एक तरफ हायासे का एवरीडे नेचर लुक और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट की बोल्ड और आई कैचिंग पेंटिंग। लड़के बहुत ही संतुष्ट हो रहे थे और मैन फुलफिल्ड फील कर रहे थे। इतना नहीं, अब स्कूल की दूसरी लड़कियां भी नोडो की पेंटिंग स्किल से बहुत ही इंप्रेस हो गई थी और उसे देखना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद माइकी ने सजेस्ट किया कि सबको लंच लेना चाहिए। नोडो बहुत ही एक्साइटेड था तो उसने हायासे को भी इनवाइट किया, लेकिन हायासे का मूड ऑफ था। उसने हाथ फोल्ड कर लिया और गुस्से में बोला, तू तो काफी फेमस हो गया है, सब लड़के तेरी पेंटिंग की दीवानी हो रही है। नोडो बेचारा बहुत ही कंफ्यूज था, अब मैंने क्या कर दिया। नोडो ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, जो भी अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स और प्राइजेस मुझे मिले वो सिर्फ तेरी वजह से थे। उसने कहा कि अगर तू मेरी मॉडल ना होती तो मैं कभी भी ये लेवल तक नहीं पहुंच पाता। सच कहूं तो तूने मेरी बोरिंग लाइफ को कलर कर दिया। हायासे ने थोड़ा ब्लश किया लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके मन में जो गुस्सा था वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा था। बाकी का दिन दोनों ने कल्चरल फेस्टिवल को एंजॉय किया और स्कूल में हर तरफ फूड स्टॉल लगे थे और दोनों अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे थे, टोकोयाकी, कॉटन कैंडी और एक वायर सा ड्रिंक जो कि नोडो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर जब वो वापस आए तो देखा कि आर्ट क्लब के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी। सब लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। क्या हो रहा है? हायासे ने पूछा। एक स्टूडेंट ने कहा कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट की पेंटिंग हटा दी गई है। सब बहुत ही शॉक थे। रीजन, पेंटिंग हायासे स्टूडेंट्स के लिए टू सेंसिटिव और फेस्टिवल के लिए अनसेफ मानी गई थी। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने संटा से कहा, आर्ट सब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने मेलन सबके सामने एक्सपोज करके उसे आर्ट कह सके। सब बहुत ही चुप हो गए, लेकिन फिर पहली बार नोडो ने हिम्मत दिखाई। ये गलत है, नोडो ने कहा, आर्ट अपना कल्चरल वैल्यू होता है और ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट से डिसाइड नहीं किया जा सकता। उसने एक्सप्लेन किया कि संटा की पेंटिंग ने उसको इंस्पायर किया और वो भी अपने आर्ट को एक नए लेवल तक ले जाए। अगर प्रेसिडेंट का काम पावरफुल है तो इसका मतलब उसको बैन नहीं करना चाहिए। हायासे भी नोडो को सपोर्ट करने लगी। ये पेंटिंग एक मास्टरपीस है। तभी योशी ने एक फोटोज दिखाई जिसमें आर्ट एक्सपर्ट्स प्रेसिडेंट संटा की पेंटिंग को एडमायर कर रहे थे। फाइनली डिस्कशन लिया गया, प्रेसिडेंट की पेंटिंग को फेस्टिवल में अलाउ कर दिया गया, लेकिन तभी संटा ने एक सरप्राइज दिया। मैं जीत गई, लेकिन जीत नोडो की होनी चाहिए, उसने डिक्लेयर किया। वो पूरा टाइम एक आर्ट क्लब को कैरी कर रहा था, लेकिन हारे हुए कंटेस्टेंट को एक पनिशमेंट मिलता है। संटा को बनी गर्ल कॉस्ट्यूम पहनना पड़ा और उसे आर्ट क्लब के लिए मर्चेंडाइज बेचने का काम मिला। सरप्राइजिंगली वो इसको भी एक आर्ट की फॉर्म मान रही थी। फेस्टिवल के बाद हायासे ने नोडो को ढूंढा। वो पैनिक में थी, उसको लग रहा होता है कि संटा वापस स्ट्रिप कर रही है, लेकिन संटा बहुत ही सीरियस मोड में थी। उसने नोडो की पेंटिंग देखी और एक डीप क्रिटिक दिया। अभी भी थोड़ा रोए, लेकिन एक चीज क्लियर है, ये पूरा दिल से बनाया गया है, मुझे ये पसंद है। तभी अनाउंसर ने डिक्लेयर किया कि फेस्टिवल के एंड पर एक कॉन्सर्ट होने वाला है। माइकी और सब लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर वहाँ से भाग गए। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो गया, आर्ट क्लब बच गया। नोडो को पॉलिटिक्स में नहीं जाना पड़ा और सब अपनी यूजुअल लाइफ में वापस आ गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसको एक जीनियस किस मिल गया, एक ऐसे सीजन के बाद जिसमें उसको हर तरफ से बुली, टीसिंग और हरेसमेंट मिला। ये एक अच्छा एंडिंग था। इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।